पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता, मतलब छोटे से भी छोटा 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 एकदम छोटा जहाँ तक विभाजन नहीं हो सकता, वह क्या कहलाता है? तो वह जो है परमाणु कहलाता है, एटम। इंग्लिश में एटम कहते हैं और हिंदी में परमाणु। तो परमाणु जो है राइट आंसर, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा जोड़ा जो है इसमें से दिए गए ऑप्शन में से सही नहीं है, उसी को मिलाना है या टिक ऑप्शन को टिक करना है। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड किए हैं, ये सही है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक किए हैं, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन किए हैं, लेकिन प्रोटॉन की खोज युकावा नहीं किए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया डी वाला ऑप्शन जो है सही है, डी वाला ऑप्शन। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, परमाणु के नाभिक में होता है, परमाणु के नाभिक एटॉमिक न्यूक्लियस में होता है। तो क्या होता है दोस्तों? आप लोग ध्यान से प्रश्न को समझिए। परमाणु के नाभिक में होता है तो क्या होता है दोस्तों? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया देता है? अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया देता है? तो जो है अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त का पीएच मान क्या है? पीएच वैल्यू क्या है? तो इसका राइट आंसर है जो कि ब्लड का पीएच मान जो होता है 7.4। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। आप लोग इसे याद कीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गैलेना। गैलेना जो है सीसा का महत्वपूर्ण अयस्क है, गैलेना, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इसे याद कीजिएगा। तो एक वाला क्वेश्चन नंबर 1 सही है, गैलेना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील है, हम लोग जानते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर क्रियाशीलता घटती है, हैलोजनों की अभिक्रियाशीलता घटती है। तो फ्लोरीन वर्ग में सबसे ऊपर है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है फ्लोरीन है, फ्लोरीन। तो राइट आंसर पहला वाला क्वेश्चन में पहला ही सही है, फ्लोरीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, एलपीजी का प्रमुख घटक है, मतलब एलपीजी में कौन सा गैस भरा जाता है या एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सा है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, ब्यूटेन भरा रहता है। एलपीजी का प्रमुख घटक ब्यूटेन है, तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। या आप लोग सीधे सीधे समझिए, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो दोस्तों यौगिक कहलाता है, इंग्लिश में कंपाउंड, यौगिक कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखें। अंत में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में हर वर्ष पूछे जाते हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, नीट, यूपीएससी, यूपीपी, यूपीएसआई, समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में हर वर्ष इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसे याद रखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? तो इसमें से विद्युत की कुचालक जो है लेड है, शीशा। शीशा में विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। टिन जो है आयरन है, कापर भी आयरन है लगभग, निकेल भी, मतलब इन तीनों में विद्युत प्रवाहित हो जाती है, लेकिन लेड शीशे में विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, लेड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कि
इम्पॉर्टेंट भी है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं तो उपधातु कहलाते हैं। दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? निम्न में से जो है नीचे दिए गए प्रश्नों ऑप्शनों में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट में भी धातुई चमक पाई जाती है, आयोडीन में भी धातुई चमक पाई जाती है। तो इसका मतलब इसमें से राइट आंसर हो गया सी, उपयुक्त दोनों। मतलब ग्रेफाइट और आयोडीन में धातुई चमक पाई जाती है, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सी उपधातु है? उपधातु मतलब कौन सी उपधातु है दिए गए ऑप्शनों में से? तो इसमें राइट आंसर है दोस्तों ये सभी। आर्सेनिक भी उपधातु है, एंटीमनी भी उपधातु है, बिस्मथ भी उपधातु है। जिसमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं, दोनों गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ सभी उपधातु हैं। तो इसमें से डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? तो इसमें से वायु यौगिक नहीं है, पारा भी यौगिक नहीं है, ओजोन भी यौगिक नहीं है। इसमें से राइट आंसर हो गया अमोनिया। अमोनिया जो है यौगिक है, क्योंकि इसका रासायनिक सूत्र है NH3। इसमें से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो तत्व मिले हुए हैं। वायु में केवल एक तत्व होता है, पारा भी एक तत्व, ओजोन भी, ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। तो यहाँ पर यौगिक का यौगिक उसे कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 अणु से मिलकर अमोनिया बना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया अमोनिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। पहले 3 ही अवस्था होती थी, अब चौथा प्लाज्मा का खोज किया जा चुका है। जैसे टूथपेस्ट हो गया, यह प्लाज्मा का एक रूप है। टूथपेस्ट यानी मंजन, दंत मंजन। ठोस, द्रव, गैस पहले से थे, लेकिन पदार्थ की चतुर्थ अवस्था की खोज की गई, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, वायु निम्न में से क्या है? तो वायु जो है एक मिश्रण है। आप लोग सब को मैं बता दूं, वायु जो है मिश्रण है। तो इसमें से ऑप्शन सी सही है। वायु तमाम गैसों का मिश्रण है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन समस्त गैसों का मिश्रण है। तो वायु मिश्रण है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? तो दोस्तों रासायनिक यौगिक अमोनिया है। अमोनिया NH3, इसका अणुसूत्र होता है NH3। तो निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? तो अमोनिया यौगिक है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अणु मिले हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे याद कीजिए। कह रहा है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, शुद्ध तत्व कौन सा है? शुद्ध तत्व कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। शुद्ध तत्व कौन सा है? तो शुद्ध तत्व जो है सोडियम है दोस्तों। सोडियम का अणुसूत्र होता है Na। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कपड़ों से वसा का दाग हटाने में प्रयोग करते हैं। कपड़ों से वसा का दाग हटाने में प्रयोग किसका करते हैं? निम्न में ऑप्शनों में से चुनिए। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों अमोनिया को चुनते हैं। अमोनिया, क्योंकि यह दाग हटाने में सक्षम होता है। तो यहाँ पर क वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक बार और प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। कपड़ों से वसा का दाग हटाने में प्रयोग करते हैं, तो अमोनिया का। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, जो कि SSC बैंक, रेलवे, ग्रुप डी, NTPC, SSC GD समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, कंप्यूटर चिप बनाने को किस काम में लिया जाता है? मतलब निम्न में से कंप्यूटर चिप किससे बनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। तो इसमें से राइट आंसर है दोस्तों सिलिकॉन का वाला ऑप्शन सही है। सिलिकॉन
कंप्यूटर चिप बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग करते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, पिंडन क्या कहलाता है? पिंडन क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पिंडन क्या है? पिंडन उसे कहते हैं जो द्रव का ठोस में बदलना पिंडन कहलाता है। जैसे पानी का बर्फ में बदलना पिंडन कहलाता है। तो नंबर वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, इसको याद रखिएगा, यह कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, पदार्थ का ठोस से द्रव में बदलने को क्या कहते हैं? ठोस से द्रव में बदलने को क्या कहते हैं? तो ठोस को द्रव में बदलने को गलन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बर्फ़ का द्रव में बदलना, पानी में बदलना, बर्फ़ का पानी में बदलना जो है गलन प्रक्रिया है। मतलब बर्फ़ जो है गल गया है, गलने की वजह से पानी बन गया। तो यहाँ पर ख वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, गलन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, पदार्थ की प्रमुख अवस्था क्या होती है? पदार्थ की प्रमुख अवस्था क्या होती है? तो पदार्थ की प्रमुख अवस्था ठोस में भी हो सकती है, गैस में भी हो सकती है, तरल में भी हो सकती है। तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी राइट आंसर है, क्योंकि पदार्थ की प्रमुख अवस्था 3 ही है। एक की अब खोज की जा चुकी है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। जैसे टूथपेस्ट हो गया, उस तरह का पदार्थ जो है प्लाज्मा कहलाता है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है पदार्थ की प्रमुख अवस्था क्या है? तो उपरोक्त सभी, ठोस, गैस, तरल सभी हैं। तो घ नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, धातुएं अन्य धातुओं से टकराने पर बजने की ध्वनि उत्पन्न करती हैं क्योंकि वे होती हैं? तो वे जो होती हैं धनात्मक होती हैं। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए लोहा एक धातु है, फिर दूसरा एक लोहा धातु है, इसके बीच में टकराने पर ध्वनि उत्पन्न होगी ही, क्योंकि यह भी धातु है, यह भी धातु है। तो धनात्मक के कारण, ध्यवनात्मक के कारण टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती हैं, क्योंकि वो ध्यनात्मक होती हैं, मतलब धनात्मक होती हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, सिरका में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? क्या पूछ लेगा कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो सिरके में एथनाइक अम्ल पाया जाता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इसे याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, सेब में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, या सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेब में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखिएगा। तो 1 नंबर मैलिक अम्ल सही है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, निम्न में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध जैसी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर से ज़रूर याद रखिएगा। यह नीट में पूछा गया क्वेश्चन है और ग्रुप डी 2022 में भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो निम्न में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध जैसी होती है? तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S की गैस जो है सड़े हुए अंडे की गंध जैसी होती है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या हो जाता है? परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या हो जाता है? तो परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धन आवेशित हो जाता है दोस्तों। आप लोग इसे याद रखिएगा, क वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, धन आवेशित हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है दोस्तों। आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। तो ख वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, क्षार कहलाता है, जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। तो ख वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्लीय होता है? आप लोगों को पता है पीएच पैमाना जो होता है 7 जो होता है उदासीन होता है दोस्तों, और 7 से कम अम्लीय होता है, और 7 से अधिक यानी कि 14 तक क्षारीय होता है। तो यहाँ पर pH 0 प्रबल अम्लीय है दोस्तों। आप लोग इसे याद रखिएगा, ग नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है।
निम्न में से कौन सा प्रबल अम्लीय होता है? तो pH 0 जो है सबसे अम्लीय होता है और pH 14 जो है यह सबसे क्षारीय होता है और pH 7 जो है यह उदासीन होता है। तो यहाँ पर ग वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, पोटेशियम तत्व का प्रतीक क्या है? पोटेशियम तत्व का प्रतीक क्या है? तो पोटेशियम को के से व्यक्त करते हैं, इसका प्रतीक के है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, पोटेशियम का प्रतीक के है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है जो कि महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पके हुए केले में मौजूद अम्ल है, मतलब पके हुए केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो पके हुए केले में माइलिक अम्ल पाया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पके केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो तीसरा नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, माइलिक अम्ल। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लास्ट तक बने रहें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम इसी तरह के वीडियोज लाते रहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक जो हैं 3 होते हैं। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? अभी अभी बताया हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ये 1 2 3 समस्थानिक हाइड्रोजन के होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन ट्रेंसियम नहीं होता, हाइड्रोजन के 3 ही समस्थानिक होते हैं, जो कि ऊपर ए बी सी तीनों समस्थानिक हैं। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है, ट्रेंसियम। प्रश्न में पूछ रहा है निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, सोडियम धातु को किसमें डुबो कर रखा जाता है? सोडियम विस्फोटक होता है, अगर सोडियम को पानी में अगर गिर जाए सोडियम तो ब्लास्ट कर जाएगा, धमाका हो जाएगा। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से एक बार फिर से समझिए, सोडियम धातु को किस में डुबो कर रखा जाता है? सोडियम धातु मतलब कठोर होता है, तो सोडियम धातु को किस में डुबो कर रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो यह पूछ लेगा कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, दही में कौन सा एसिड पाया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर लैक्टिक एसिड, बी वाला ऑप्शन सही है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। या फिर दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, नींबू किसके कारण खट्टा होता है, या नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, आप लोग इसे याद रखिएगा, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस उर्वरक में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है? दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद रखें। निम्न में से किस उर्वरक में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है? तो यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, लगभग 46% नाइट्रोजन होता है दोस्तों यूरिया में। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव के गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, मतलब मानव शरीर में भी कभी कभी एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे सामान्यतः पथरी कहते हैं, तो वह किसका बना होता है? तो वह कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह सामान्य विज्ञान एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट, मानव के गुर्दे में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, ट्राई नाइट्रोबेंजीन है, ट्राई नाइट्रोबेंजीन है, तो ट्राई नाइट्रोबेंजीन जो है विस्फोटक है, यह दोस्तों विस्फोटक है, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ट्राई नाइट्रोबेंजीन विस्फोटक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, ट्राई नाइट्रोटोलिन, यह भी एक विस्फोटक है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे याद कीजिएगा और यह समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। टीएनटी भी पूछ सकता है, टीएनटी क्या है? तो यह टीएनटी जो है विस्फोटक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न दिया गया है, ध्यान से समझिए, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रदूषक कौन सा था?
भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक या प्रमुख गैस कौन सा था? तो भोपाल गैस, MIC, मिथाइल गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसमें दो दो ऑप्शन में एक ही उत्तर दिया गया है। तो आप लोग अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप लोग किसी पर भी टिक मत कीजिएगा, बाद में जो है एक बैठक होगी उसमें यह क्वेश्चन गलत माना जाएगा, क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनाइड ए में भी है, सी में भी है। तो यहाँ पर ऐसे छोड़ देना है और जानते रहिए भोपाल गैस त्रासदी के लिए मिथाइल आइसोसाइनाइड उत्तरदायी था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से ए वाला ऑप्शन सही है, ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस सिगरेट लाइटर में भरा रहता है, ब्यूटेन गैस। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है जो कि महत्वपूर्ण है, नेल पॉलिश रिमूवर, मतलब महिलाएं जो अपने उंगलियों में, नाखूनों में नेल पॉलिश लगाती हैं, उसे हटाने के लिए इसमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो एसीटोन का उपयोग किया जाता है दोस्तों, जिससे आप लोग याद रखिएगा। नेल पॉलिश को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए एसीटोन का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट लोहा धातु का अयस्क है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। अगर इसमें ऑप्शन में हाइड्रोजन ना होकर कोई और होता तो यहाँ पर हीलियम सही होता, क्योंकि हीलियम भी हल्का तत्व है लेकिन हाइड्रोजन से हल्का नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हाइड्रोजन ऑप्शन सही है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, ऑक्सीकरण में होता है, ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो दोस्तों ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो इसके लिए बी ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं ऑक्सीकरण में, इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। आप लोग इसे याद रखिएगा, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? दोस्तों यह पॉलीटेक्निक में पूछा गया क्वेश्चन है, पॉलीटेक्निक और SSC CHSL में पूछा गया प्रश्न है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो जर्मन सिल्वर जो है तांबा, जस्ता एवं निकिल का मिश्रण होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखिएगा। पॉलीटेक्निक और SSC CHSL में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पीतल किसका मिश्रण है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल जो है तांबा एवं जस्ता का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी सही है, तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, जल की कठोरता कैसे दूर किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल की कठोरता कैसे दूर किया जाता है? जल में ब्लीचिंग पाउडर डालकर, जल में क्लोरीन डालकर, जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर या जल में DDT डालकर? तो इसमें से राइट आंसर है दोस्तों, जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर, सी वाला ऑप्शन सही है। सोडियम में जल की कठोरता दूर करने के लिए जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उसकी कठोरता दूर की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, हंसाने वाली गैस कौन सी है? हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ए वाला ऑप्शन, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका अणुसूत्र होता है दोस्तों N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु, नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मीथेन गैस होती है, CH4 मीथेन गैस होती है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं, यह प्रायः दलदली स्थानों पर मिलता है मीथेन गैस। तो गोबर गैस में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन गैस, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल एस्पिरिन का रासायनिक नाम है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है,
मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाली सर्वाधिक विषैली गैस इनमें से कौन सी है? तो मोटर वाहनों में सबसे विषैली गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है दोस्तों, जो कि ओजोन परत के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाली सर्वाधिक विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड CO। एक ऑक्सीजन है इसलिए इसे मोनो कहा गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह लास्ट प्रश्न है दोस्तों। किसी अभिक्रिया के वेग को सर्वाधिक प्रभावित करता है। किसी अभिक्रिया के वेग को सर्वाधिक प्रभावित करता है तो ताप प्रभावित करता है दोस्तों। अगर कोई अभिक्रिया धीरे धीरे हो रही है, उसको अगर ताप अगर देते हैं तो वह अभिक्रिया काफ़ी तेज़ी से होती है दोस्तों। आप लोग इसे याद रखिएगा। किसी अभिक्रिया के वेग को सर्वाधिक प्रभावित करता है तो ताप प्रभावित करता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, SSC GD और SSC CGL में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों या चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।